नमस्कार। आज ना हम भारतीय इतिहास का एक ऐसा चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिसने सिर्फ भारत का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि उसकी आत्मा को एक नई पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधी युग की। और देखिए, इस पूरी कहानी को हम एक बहुत ही सिंपल से माइंड मैप के जरिए समझेंगे ताकि एक एक पड़ाव दूसरे से कैसे जुड़ा वो बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक वकील जो लंदन में पढ़कर आया, मोहनदास करमचंद गांधी, आखिर वो करोड़ों लोगों के लिए महात्मा कैसे बन गए? ये जो बदलाव है ना, ये जो सफ़र है, बस यही है हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जो राष्ट्रपिता बनने से पहले सिर्फ मोहनदास थे, क्योंकि अगर उनकी नींव को समझ लिया ना तो ये भी समझ आ जाएगा कि उन्होंने भविष्य में इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी की। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। ये तारीख तो हम सब जानते हैं, है ना? इसी दिन को अब पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। अब अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहते थे, वो राजकोट में दीवान थे और उनकी माँ पुतलीबाई का उन पर बहुत गहरा धार्मिक असर था। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी तो जिंदगी भर उनकी साथी रहीं। और हाँ, उनके 4 बेटे थे, हरेलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। देखिए, गांधी जी की शख्सियत को बनाने वाले सिर्फ उनका परिवार ही नहीं थे। उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में 3 बड़े गुरुओं का जिक्र किया है। पहले उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरे उनके फिलोसॉफिकल गुरु रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय और तीसरे उनके स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद राजचंद्र। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गांधी जी के जिंदगी का जो अगला बड़ा चैप्टर है ना, वो भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया। और यही वो जगह थी जहां उनका सबसे ताकतवर हथियार सत्याग्रह पैदा हुआ। तो चलिए साउथ अफ्रीका के इस सफर के जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1893 में वो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने डर्बन पहुंचे। ठीक 1 साल बाद 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। फिर 1904 में डर्बन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की और आखिरकार 1915 में वो भारत वापस लौट आए। लेकिन इन सब के बीच एक ट्रेन के सफर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब उन्हें सिर्फ उनके रंग की वजह से फर्स्ट क्लास डिब्बे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, तो वो सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी। नहीं, अन्याय के खिलाफ उस ठंडी रात में जो सामना हुआ ना, वही उनके सबसे बड़े विचार सत्याग्रह का जन्म स्थान बना। तो तारीख थी 9 जनवरी 1915 जब गांधी जी भारत वापस आए। और ये दिन इतना खास है कि आज हम इसे प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाते हैं, दुनिया भर में बसे भारतीयों के योगदान को याद करने के लिए। अच्छा, ये बात सुन के शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भारत लौटने के बाद गांधी जी ने शुरू में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए भी कहा और इसी वफादारी के लिए उन्हें केसरे हिंद का खिताब भी मिला। एक ऐसा सम्मान जो आगे चलकर एक बहुत बड़े विरोध का सिंबल बनने वाला था। तो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह का तरीका उन्होंने सीखा था, उसे भारत की जमीन पर कैसे आजमाया। इसकी शुरुआत हुई 3 बड़े आंदोलनों से, एक के बाद एक। सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और उसी साल 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। अब सवाल ये है कि चंपारण में आखिर मसला क्या था? तो वहां एक सिस्टम था, 3 कठिया सिस्टम। इसका मतलब ये था कि किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। इससे उनकी जमीन खराब हो रही थी और राजकुमार शुक्ल नाम के एक लोकल लीडर थे जिन्होंने गांधी जी को वहां मदद के लिए बुलाया था। और जानते हैं, चंपारण की जीत इतनी बड़ी थी कि इसने गांधी जी को एक नई पहचान दी। इसी आंदोलन के वक्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा यानी महान आत्मा कहकर पुकारा और बस ये नाम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इन लोकल जीतों के बाद अब संघर्ष का लेवल बढ़ने वाला था। अब बारी थी उन बड़े आंदोलनों की जिन्होंने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया और ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। इसकी शुरुआत हुई 1919 के रॉलेट एक्ट से। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा,
क्यों? क्योंकि ये कानून अंग्रेजों को किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डालने की पावर देता था। इसी कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसी के चलते 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का वो खौफनाक हत्याकांड हुआ। और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का खिताब वापस कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक बहुत बड़ा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जब एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और हिंसा हुई, तो गांधी जी ने ऐसा फैसला लिया जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने पूरा आंदोलन ही रोक दिया। उन्होंने इसे हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जैसी भूल कहा। उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। 388 किलोमीटर, सोचिए, 388 किलोमीटर। ये वो दूरी है जो गांधी जी और उनके 78 साथियों ने पैदल तय की थी। ये थी दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। नमक कानून के खिलाफ एक शांत लेकिन इतना ताकतवर विरोध कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर आ गई। और फिर आया वो दिन, 8 अगस्त 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान हुआ। और इसी मौके पर गांधी जी ने देश को वो नारा दिया जो इतिहास में अमर हो गया, करो या मरो। ये आज़ादी के लिए आखिरी लड़ाई का बिगुल था। अब इस पूरे संघर्ष के दौरान 2 बहुत जरूरी समझौते भी हुए। पहला था 1931 का गांधी अर्विन पैक्ट, जिसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए। और दूसरा था 1932 का पूना पैक्ट। ये गांधी जी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव की जगह रिजर्व सीटों पर सहमति बनी। आंदोलनों के अलावा गांधी जी ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ी है। उनके विचार, उनकी किताबें, उनके बनाए हुए संस्थान जो आज भी जिंदा हैं। चलिए उनके कुछ ऐसे ही खास कामों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उनके विचार सिर्फ भाषणों में नहीं थे, उन्होंने उन्हें लिखा भी। 1909 में आई हिंद स्वराज जैसी दमदार किताब, फिर इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन जैसे अखबारों से अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया। और साबरमती आश्रम हो या हरिजन सेवक संघ, इन संस्थाओं के जरिए उन्होंने अपने विचारों को जमीन पर उतारा। दुनिया ने उन्हें कई नामों से जाना। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बापू और राष्ट्रपिता कह के पुकारा, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तंज कसते हुए उन्हें हाफ नेकेड फकीर यानी अर्धनग्न फकीर भी कहा। और आखिरकार 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला हाउस में उनकी हत्या कर दी गई। ये एक युग का अंत था और इसी दिन को आज हम सब भारत में शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। तो हम घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। एक वकील से महात्मा बनने का ये सफर सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक विचार की ताकत का सबूत है। पर यह हमें आज एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस दुनिया में जो इतनी बटी हुई है, जहां इतने झगड़े हैं, वहां सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे गांधी के विचार कितने काम के हैं, कितने जरूरी हैं। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है।